अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की। कोरोना ने पूरे भारत में जिस कदर कोहराम मचा रखा है वो किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल का वक्त है। ये स्वास्थ्य के मामले में एक राष्ट्रीय आपदा का विषय है जिसने पूरे देश के लिए एक भीषण और बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है। भारत में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत पर बहुत ही भीषण हमला किया है। यह हमला इतना घातक, इतना तेजी से संक्रामक है कि लोगों को बचने और अस्पताल जाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। इस बार संक्रमण दर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक, साथ ही जानलेवा है। अब तक के सभी रिकॉर्ड भारत के कोरोना के मामले में ध्वस्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर कल जो डेटा भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया उसके मुताबिक 1,70,000 केसेस, नए केसेस भारत में पाए गए हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड है और दुनिया में इस वक्त भारत नए केसेस के मामले पे नंबर 1 की पोजीशन पर है। यह कोई गौरव का विषय नहीं है, यह डरने का विषय है, यह चेतावनी का वक्त है। जिस वक्त हमें संभलना चाहिए था, जिस वक्त अमेरिका और यूरोप में दूसरी तीसरी पीक आई हुई थी, जिस वक्त हमें सावधान रहना चाहिए था, हम उस वक्त तैयारियों के बजाय दूसरे सार्वजनिक महोत्सवों में जुटे रहे। नतीजा आज एक खतरनाक समस्या हमारे आपके समक्ष मौजूद है। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा, लेकिन यह सच्चाई है कि भारत में दूसरी लहर से निपटने की कोई तैयारी ना तो केंद्र के स्तर पर हुई थी और ना राज्यों के स्तर पर हुई थी। नतीजा, जब दूसरी लहर ने हम पर हमला किया तो हम असहाय, अपंग और कुछ न कर पाने की स्थिति में खड़े हैं। जहां हमारे अपने भाई बहन, हमारे आपके अपने परिजन बेमौत मारे जा रहे हैं, जिन्हें बचाया जा सकता था वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार ये कहते आए हैं कि जांच तेज कीजिए, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि यहां टेस्टिंग रोकने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट लेबोरेटरीज में प्रशासन के अफसरों की तरफ से मनाही है, उनको टेलीफोन किए गए हैं। प्राइवेट लैब्स वालों को डराया और धमकाया जा रहा है कि आप कोरोना की जांच ना करिए, करना भी है तो बहुत सीमित मात्रा में कीजिए, घरों से सैंपल कलेक्शन बंद करिए। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में सीमित जांचें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं। कल 15,000 और अब 14,000 केसेस आए हैं। जांचों को कंट्रोल करके, जिन्हें यह गलतफहमी है, जिन्हें भी एक गलतफहमी है कि वो जांचों को नियंत्रित करके कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे, वो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाएं। आप जांचों को रोककर इस समस्या को और ज्यादा घातक, जानलेवा और दुष्कर बना रहे हैं, बजाय समाज और सरकार, राज्य की मदद करने की। आप अपने ही नागरिकों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं अगर आप जांच बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे हैरानी है कि सरकार ने अब तक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए कि वो कौन से अधिकारी हैं जो लेबोरेटरीज में फोन करके जांचों को रुकवा रहे हैं। लखनऊ के भीतर 20,000 से ज्यादा लोगों की जांचें लंबित पड़ी हैं। 4-4, 5-5 दिन से रिपोर्ट नहीं आ रही। हम अस्पतालों को में बेड बढ़ाने की बजाय लखनऊ के शमशान घाटों की क्षमता बढ़ाई गई है। क्या यह बात डरावनी नहीं है? इलेक्ट्रिकल सौदागृह में जितने शव जल सकते हैं जलाए जा रहे हैं। बाकियों के चिताओं के लिए अलग प्लेटफॉर्म शमशान घाट पे बनाए गए, वहां भी लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं जलाते जलाते। यह आपको डराने के मकसद से नहीं है, आपको हकीकत बताने से मकसद है कि सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा हो। आपके लिए आपका परिजन बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सरकार की नजर में आप एक आंकड़ा हैं, चाहे मरने की कैटेगरी में हो, चाहे पॉजिटिव कैटेगरी में हो, और चाहे वो आइसोलेशन की कैटेगरी में हो। कोरोना की जांच के नाम पर नकली रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं।
एक एक फोन नंबर पर 7-7 हजार फर्जी रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम निगेटिव दिखा सकें। प्रधानमंत्री जी की तरफ से खास निर्देश थे कि 70% कोरोना की जांचें आरटी-पीसीआर के माध्यम से की जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकतर जांचें एंटीजन टेस्टिंग से होती हैं। एंटीजन टेस्टिंग नाकाम है, फेल है, गलत है और फेक है। मैं ये बात चुनौती के साथ कह रहा हूं। एंटीजन टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है, यह बेमतलब है। सिर्फ आरटी-पीसीआर की वैधानिक मान्यता है। मेडिकल एक्सपर्ट भी सिर्फ यही कहते हैं कि आरटी-पीसीआर की ही मान्यता है। तो उत्तर प्रदेश में स्थितियां सिर्फ शहरों में ही खराब नहीं है। कौशांबी के दूर दराज गांव से लेके लखनऊ के पौष गोमती नगर इलाके तक ना कोई जिला बचा है, ना कोई शहर बचा है और ना कोई मोहल्ला बचा है जहां कोरोना का बेहद संक्रामक प्रकोप न फैला हो। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है और मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए 36-36 घंटे की कतार है, टोकन बट रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सौदागरें खत्म हो गए तो अब लकड़ियों से लाशें जलाई जा रही हैं और लकड़ियां भी खत्म हैं। सीतापुर और लखीमपुर खीरी से लकड़ियां मंगाई जा रही हैं ताकि लाशें जलाई जा सकें। इसलिए मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा था पिछले 1 साल से, जिसे आप कहते थे कि मैं डराने का काम करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि समस्या कितनी घातक है और हम कितनी गहरी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। यही परिदृश्य मैं 1 साल से महसूस कर रहा था कि आने वाला है और आज उसने आप पर हमला कर दिया है और आप कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं बता रहा हूं सरकार में किसी को पता नहीं है। आप अपनी गलतफहमी से बाहर आइए। हम मुझसे और आपसे ज्यादा ग्राउंड पे क्या हालात खराब हैं यह सरकार को पता है। ऊपर से लेकर नीचे वालों तक सबको पता है कि हालात कैसे हैं। बयानों के जरिए भले ही बातें कुछ कही जाएं, लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। अस्पताल में किसी को भर्ती कराना इस वक्त सबसे बड़ी सिफारिश का काम है। अगर आप किसी परिचित को भर्ती कराने में कामयाब हो जाएं तो न तो सरकारी अस्पतालों में जगह है न प्राइवेट अस्पतालों में जगह है। प्रयागराज में पॉजिटिविटी रेट 29% है, 29%, यानी 100 में 29 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव के शिकार हैं प्रयागराज में। वाराणसी, झांसी, रायबरेली, गोरखपुर, लखनऊ, कौन सा ऐसा शहर है, बाराबंकी, उन्नाव, सीमित जांचों के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। किसी का बेटा मर रहा है, किसी की पत्नी मर रही है, किसी का भाई मर रहा है, किसी के दोस्त मर रहे हैं और लोग कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। असहाय वातावरण है। मैंने स्वयं पहली बार इस प्रकार के बेबसी के हालात लोगों के देखे हैं जहां लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं अपने परिजनों का, टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है। जब टेस्ट नहीं होगा तो कोरोना निकलेगा नहीं। तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन यहां सिर्फ बयान जारी किए जा रहे हैं। कहा गया था कि 2000 वेंटिलेटर आईसीयू बेड लखनऊ के भीतर स्थापित किए जाएंगे 24 घंटे के भीतर। आज तक उन आईसीयू वेंटिलेटर्स बेड का पता नहीं है। पूरे लखनऊ में क्रियाशील सिर्फ 450 बेड के आसपास हैं जो एक्टिव बेड हैं और उस पर पहले के भी क्रिटिकल और दूसरे गंभीर रोगों के मरीज भर्ती हैं। तो कोरोना पेशेंट्स को कहां से नसीब हो जाएगा? टेंट हाउस से चारपाई लाने और उस पर गद्दा डाल देने से मेडिकल बेड नहीं बनती है। पिछले 385 दिनों से टीम 11 की उत्तर प्रदेश में बैठक होती है। किस बात की बैठक हो रही थी जब तैयारियों का आपके ये स्तर है? और वो कौन से लोग हैं जो प्राइवेट लैब्स में जांचों को बाधित कर रहे हैं? क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? और जो कुछ भी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर के भीतर के दृश्य हैं, क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? जब हमें पता है कि हमारे समक्ष किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है, हम शांत बैठे रहे। हमने चीजों को दबाया, भटकाया और लटकाया। नतीजा
आज इतनी बड़ी विपत्ति हमारे समक्ष खड़ी है जहां हमारे ही अपने भाई बहन तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कोई सड़क पर मर रहा है, कोई पेट्रोल पंप के बाहर तड़प के मर रहा है, कोई अपार्टमेंट के बाहर कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया। ये सब दृश्य आप सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स पे देख चुके होंगे जो मैं बता रहा हूं। अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की बजाय शमशान घाट की क्षमता बढ़ाई गई। यह भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है पहली बार हुआ है। क्या यह पर्याप्त नहीं है यह बताने के लिए कि यह विपत्ति कितनी भयानक, कितनी विकराल, कितनी खौफनाक, कितनी डरावनी और कितनी घातक है, और उसके मुकाबले हमारी तैयारी कितनी हल्की, कितनी घटिया, कितनी कमजोर, कितनी लचर और कितनी बेबसी वाली है। हमने न तो पहले कोई सबक लिया था, न हमने दूसरे देशों से कोई सबक लिया, और न हम आज सबक लेने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी के बार बार कहने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांचें बाधित की जा रही हैं। मैं आपको उन लोगों की तकलीफ आज सुनाना चाहता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बयान सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आज आगे बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश और देश में कोरोना के क्या हालात हैं। हॉस्पिटल है, कोविड का इंतजाम नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं यहाँ पे। ना मास्क लगाया हुआ स्टाफ ने, ना कायदे से कुछ सैनिटाइजर का इंतजाम है, ना कुछ है। गेट पे कुछ भी कोई मतलब संसाधन कोई भी नहीं है। 75 साल की एज है और 7 बजे मैं यहाँ आया था और यहाँ VIP के लोगों को लग रहा है हम लोगों को कोई नंबर नहीं आ रहा है। यही स्थिति है यहाँ की। 9 बजे से आए हुए हम यहाँ बैठे हैं, अभी तो कुछ पता लगा अंदर की शुरू ही नहीं हो रहा। कल ये हमारे कोविड जांच के लिए हमें बुलाया गया, लेकिन 12 बजे इन्होंने कहा कि टोकन 120 बढ़ गए हैं, आप कल आइए सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे मैं 7:30 बजे से यहाँ आया हुआ हूँ, अभी स्टाफ नहीं आया हुआ। लगभग मुझे 6 घंटा हो गया है यहाँ पे आए। मुझे ये बोला गया कि लकड़ी नहीं है, अगर आप नहीं ला सकते हम आपकी मदद कर देंगे, उसका 7,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। मैं 11 बजे का आया हूँ। क्या असुविधा हो रही है यहाँ? असुविधा क्या मतलब, नंबर आएगा तो जाएंगे अंदर, बैठने उठने की जगह कोई है नहीं। वैक्सीनेशन अभी आने में टाइम लगेगी तो पहले तो बताओ। नहीं है यहाँ, ये कह रहे अभी टाइम लगेगी आने में। आ रही है, अब पता नहीं आ रही है घर में रखी है। ये उन लोगों की तकलीफ है जिन्होंने अपनों को खोया, अब वैक्सीनेशन तक के लिए तरस रहे हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश के भीतर हो गए। तो जिन लोगों ने कहा था जीवन, जीविका और जहान, अब देश उनसे जवाब भी चाहता है। वो बताएं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस तेज क्यों नहीं किया जा रहा, ताकि इस देश के नागरिकों को सुरक्षित तो किया जा सके। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर सूर्यकांत मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज और वीरेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। डॉक्टर सूर्यकांत जी, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। अब तो स्थिति मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि आज मैंने देखा कि शमशान घाट की क्षमता बढ़ाई गई। 80 या 90 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए लाशों को अंतिम संस्कार के लिए। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह की बात सुनी कि ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के किसी शहर के भीतर आई। ये लापरवाही हमारे लिए दिनों दिन और घातक होती जा रही है। आपका अनुमान क्या है कि ये आने वाला वक्त क्या इससे भी ज़्यादा घातक है? देखिए, जैसा ही ये नया साल शुरू हुआ था और हम सभी इसमें, मैं स्वयं अपने को भी मानता हूं, चिकित्सक वर्ग को भी मानता हूं, सभी आश्वस्त हो गए थे कि शायद हम कोरोना से अब निजात पा चुके हैं। उसके 2 कारण थे। एक तो संख्या काफ़ी कम हो गई थी, पर डे की जो संख्या थी संक्रमित होने वालों की, और दूसरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ कर दिया था। अब इन्हीं दोनों के चलते ये बात सही है कि सब ये आश्वस्त थे, जिसमें डॉक्टर कम्युनिटी भी है, हमारी कम्युनिटी भी है, सब लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग। और उसके चलते हम ये भूल गए, हम 100 साल पुराना इतिहास भूल गए कि स्पेनिश फ्लू में भी यही हुआ था कि दूसरी, तीसरी, चौथी वेव आई थी। और आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू में भी 5 करोड़ लोग मरे थे, उसमें भी मरने वालों की संख्या दूसरी, तीसरी वेव में ज़्यादा थी। और इसी के कारण अचानक ये जब जो अब इस बार बढ़ रहे हैं कोविड 2, वो बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ये 6-7 गुना ज़्यादा रफ्तार है कोविड 1 की कंपैरिजन में।
तो हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, ये बात सही है। अब देखिए प्राइवेट सेटअप में जैसा आपने कहा कि वो जांच नहीं हो पा रही है, तो भाई प्राइवेट सेटअप में अचानक कितने जो केमिकल रीजेंट्स और ये सब जो व्यवस्था होती है उनकी भी तैयारी नहीं थी। हम लोग जो हैं अब अचानक केजीएमसी में 42 डॉक्टर सोचिए संक्रमित हो गए। अब अचानक मैन पावर की, अभी आप बात कर रहे थे कि एक्चुअली बेड तैयार करना ये इतना आसान काम नहीं है। एक वेंटिलेटरी बेड तैयार करने का मतलब है कि वो स्पेस क्रिएट करना, वेंटिलेटर की सुविधा होना, बेड क्रिएट होना, नर्सिंग ट्रेंड नर्स की सुविधा होना, उसकी जो एक्सेसरीज होती हैं उनकी ट्रेंड हो, और सबसे बड़ी बात ट्रेंड डॉक्टर का होना। अब देखिए डॉक्टर जिस रेट से पॉजिटिव हो रहे हैं तो मैन पावर भी एक प्रश्न चिन्ह अरे बन गया है वेंटिलेटर भी इसके तो साथ। होना चाहिए डॉक्टर साहब, कोई किराना स्टोर में थोड़ी वेंटिलेटर मिलता नहीं, है। इसलिए मैंने कहा वेंटिलेटरी बेड का मतलब सिर्फ एक बिस्तर नहीं होता है, बहुत सारी उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। वो बेड से लेकर वेंटिलेटर से लेकर मैन पावर, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं जिनकी हमको व्यवस्था करनी होती है। और वास्तव में चुनौती बहुत बड़ी है और हमें ऐसा खतरा लगता कितना है। बड़ा है, आपका अनुमान क्या है जी, खतरा कितना बड़ा है? खतरा बहुत बड़ा है। और अभी आप सोचिए कि जिसको हम कह रहे हैं कि विपत्ति आ गई है, अभी तो विपत्ति असली आने वाली है, अभी केसेस और बढ़ेंगे, ये मेरा अनुमान है। डॉक्टर वेद प्रकाश मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर वेद, आपका अनुमान क्या है, आने वाले 2 महीने हमारे ऊपर कितने भारी गुजरने जा रहे हैं? और विशेष तौर पर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर के हालात तो बेहद खराब हैं। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है पिछले दिनों में, और ये बात सही है कि हमारे लोग बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स हो गए कि बिल्कुल निजात मिल गई है कोरोना से। जैसा कि अभी प्रोफेसर सूर्यकांत जी ने भी कहा कि इतना रिलैक्स होने की वजह से हमारी जो टेस्टिंग की जो कैपेसिटी वो भी कम हुई, और केस कम होने की वजह से जो फोकस है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर के जो नॉन कोविड फैसिलिटीज हैं, जो कि पहले से बहुत सारी सफरिंग्स थी लोगों की, उधर फोकस किया गया। और ऐसे में जब मरीजों की तादाद नॉन कोविड में बढ़ी तो वहां पर लोगों ने जो भी आए हैं, एक के साथ कई तीमारदार हमारे यहाँ आते हैं, तो लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि अगर आप अभी निकल जाएं मार्केट में, तो अभी भी मैं कल गया था तो मुझे लगा कि शायद कुछ असर होगा, लेकिन 2 घंटे जाम में फंसा रहा मैं एक इधर जब निकला। तो मैं देख रहा हूं कि लोग अभी भी उसी तरह से बिल्कुल। आपका सुझाव क्या है कि लखनऊ के बिगड़े हुए हालात को कैसे संभाला जाए, हम वो मेडिकल इक्विपमेंट और फैसिलिटीज को कैसे इंप्रूव करें? क्या हम उस स्थिति में हैं कि लखनऊ के लोगों को तो कम से कम बचाया जा सके? देखिए, लखनऊ में जो केसेस की संख्या है दिन रोज बढ़ रही है, आप देख रहे हैं लगातार, और प्रेशर भी ज़्यादा है। अभी जैसे डॉक्टर सूर्यकांत जी ने भी कहा कि इतना जो कंप्रोमाइज हुई है हमारी मैन पावर भी, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सब लोग कंप्रोमाइज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमला है इसलिए और ज़्यादा तीव्र और बड़ा कहा जा सकता है कि जो हमारी सेना है लड़ने वाली, वो भी चोटिल हो रही है साथ साथ। तो ऐसे में बचा के रखना, और नॉन कोविड फैसिलिटीज को कर्टेल डाउन किया गया है, अभी उसको ऐसे ही कर्टेल डाउन करना होगा, और कोविड फैसिलिटीज में कन्वर्जन करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पे। मुझे लग रहा है कि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, कई अस्पतालों को पूरी तरह कोविड में बदलने का काम हो रहा है। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वेंटिलेटर बेड तैयार करना ये बहुत ही एक मुश्किल काम होता है, जिस तरह की मैन पावर, जिस तरह की फैसिलिटीज ये चाहिए होती हैं। लेकिन फिर भी जितने संसाधन हैं उन सभी संसाधनों को फोकस करके कोविड की तरफ ही इस समय लगाना होगा, तभी हम लोग इस नहीं, मुझे भी डॉक्टर वेद बड़ी हैरानी है जिस तरह की स्थितियां कि कम से कम कोई पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर, योग्य डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर ये कहता कि 2000 बेड में 24 घंटे में तैयार कर दूंगा, तो भी मुझे हैरानी होती। अधिकारियों के हवाले से जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि 2000 आईसीयू वेंटिलेटर बेड तैयार कर देंगे, मुझे अचरज है कि इस प्रकार के अगंभीर बयान जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है दिया जाता है, ये झूठी दिलासा देने वाला है। लोग सामान्य बेड के लिए तरस रहे हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लखनऊ की स्थितियाँ कितनी खराब हैं, आने वाला 2 महीना हम पर कितना भारी गुजरने वाला है, और हम किस प्रकार से तैयार हैं? क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि इस प्रकार की समस्या या महाविपत्ति हमारे समक्ष आने वाली है? देखिए, स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
लापरवाही भी हुई, सब लोग ढीले पड़ गए, राइट फ्रॉम आम जनता टू एडमिनिस्ट्रेशन। सबने सोचा कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना खत्म तो हुआ नहीं था। बार बार आप लोग भी चेतावनी दे रहे थे कि हमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजर सब कुछ का पालन करते रहना है। लेकिन जैसा हम लोगों को डेटाज मिले और जो देखने में आया, 80% लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे। अभी भी मुश्किल से 30-40% लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन वो भी मजाक उड़ा रहे हैं अधिकतर लोग। क्या हम लोग स्वभाव से लापरवाह किस्म के लोग हैं? आई थिंक सो, ये तो है ही ऐसा। हम लोग जल्दी समझते ही नहीं है। जब तक अपने ऊपर परेशानी नहीं आती है तो दूसरे की परेशानी से हम सबक नहीं लेते हैं। ये तो देखा है मैंने इतने जब अमेरिका और यूरोप दूसरी, तीसरी, चौथी पीक से लड़ रहा था, दुनिया भर की खबरें आ रही थी भारत में भी। हम क्या तैयार नहीं थे कि हमारे यहाँ दूसरी वेव नहीं आएगी? नहीं, तैयार अगर अच्छे से होते, कोई भी लड़ाई होती है तो सारे वेपन्स और अपनी सेना उसके पहले से तैयार रखना होता है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि अचानक अटैक हुआ और हम तैयार नहीं है। हमारी नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है ये, जो सेकेंड वेव आई है, दिस इज एन इमरजेंसी। तो इसके लिए तैयार तो रहना था और रहना पड़ेगा जितनी जल्दी संभव हो। मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां आईसीयू बेड्स हैं उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें। प्राइवेट लैब्स में जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं उनको बढ़ावा दें, सबको इनवाइट करें, क्योंकि सरकार के पास भी तो लिमिटेड एसेट्स हैं। वो रातों रात कहां से, जैसा अभी बातचीत हो रही थी डॉक्टर वेद प्रकाश सूर्यकांत साहब और आप भी ये कह रहे थे कि रातों रात कहां से वेंटिलेटरी बेड्स रेडी हो जाएंगे। पूरा नहीं, मुझे भी अचरज है, कोई सदगुरु किराना स्टोर पे तो मिलता नहीं वेंटिलेटर कि आप गए ट्रक लेके लाद लाए और लगा दिए। और वेंटिलेटर लाके रख देने से थोड़ी होता है। इट इज द पर्सन बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट, उसको हैंडल करने वाले लोग चाहिए। आई डू एग्री विद यू। डॉक्टर दीपाली भरद्वाज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर दीपाली, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप ये मानती हैं कि हम जांचों को बाधित करके, जांच न करके या जांच के नाम पर सिर्फ एंटीजन टेस्ट करके कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप भी ऐसा मानती हैं जैसा कि हमारे यहाँ का प्रशासन मानता है? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि एंटीजन टेस्ट बस एक विश वॉश है। बस आप ये सोच रहे हैं कि कुछ टेस्ट हुआ है, मगर एंटीजन टेस्ट हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सही आंकड़े ही नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त ऑलरेडी इतना हू-हा बन गया है कि कितना ज़्यादा हम देख रहे हैं शमशान पे डेथ्स पहुंच रही हैं। तो आप सोचिए, अगर ठीक आरटी-पीसीआर होगा तो कितने कोविड लोग घूम रहे हैं। इसीलिए आपके चैनल के द्वारा मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि हम लोग नहीं सुधरेंगे और लॉकडाउन किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन तैयारियां कर सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी निकल चुका है। लेकिन आप देखें, यहाँ लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिनके टेस्ट भी हो जा रहे हैं, जिनकी सीवियर कंडीशन है, उनको बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि इस प्रकार की विपत्ति हमारे समक्ष आएगी? ये ब्रिजेश जी बहुत ही ज़्यादा दुखद और चिंतित वाली पोजीशन में आ गए हैं। और अभी तो पीक आई ही नहीं है। अभी जो आपने आंकड़े बताए 1 लाख कुछ नंबर्स, ये तो बढ़ते जाएंगे। आज शाम को न्यूज़ आई तो ये बहुत जल्दी और बढ़ेगा। आज पूंछ से एक डेथ हुई है 40 साल के यंग लड़के की कोविड से। तो यंगस्टर्स को तो ये लगता है कि उन्हें एक बार हो चुका है पिछले साल, अब होगा नहीं। तो जो लोग भ्रम में घूमे जा रहे हैं, और जैसे दूसरे डॉक्टर साहब ने कहा, सूर्यकांत जी ने कहा कि बाहर ट्रैफिक है, अभी भी मैं भी बहुत चकाचौंध हूं। नोएडा में इस वक्त इतना ट्रैफिक है कि गाड़ी नहीं हिल रही है। तो लोगों को, सरकार को कुछ टैक्स का रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा तुरंत लॉकडाउन के साथ। क्या हम एक लापरवाह, अगंभीर इकोनॉमी की टेंशन और बेपरवाह किस्म की कौम है? हम बेपरवाह जरूर हैं, मगर देखिए हमारी बहुत सारे लोग वो हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पैसे कमाते हैं। तो उन लोगों के लिए सोचना भी जरूरी है, जो सरकार की भी जिम्मेदारी है और हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो मैं खुद जो कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा टमाटर खरीदती हूँ नीचे गार्ड को और लोगों को देने के लिए, क्योंकि लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, शरीर में विटामिन सी बढ़ाना है। और आयुर्वेदिक, लेकिन मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देता हूँ। उन्होंने ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीका, इन सब पर बहुत तेजी से काम किया और उन्होंने टेस्टिंग पर बहुत जोर दिया।
नतीजा क्या हुआ कि वो आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुए कि उनके देश में कितने लोगों तक संक्रमण पहुंचा। आज वो पूरी रफ्तार, पूरी क्षमता, पूरी ताकत से अपने देश के नागरिकों को लगातार वैक्सीन दे रहे हैं, 2-2 डोज दे चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो डेटा 21% से ज़्यादा अमेरिकन को फाइजर की डोज लग चुकी हैं दोनों। वो अपने देश को सुरक्षित कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैक्सीन का, ना उसकी सप्लाई बढ़ रही है और ना लगाया जा रहा है। जिनको पहली डोज लग गई अब उनको लौटाया जा रहा है कि दूसरी डोज तुमको 1 महीने बाद थी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है, 3 हफ्ते बाद आओ। आप बताइए कि इस तरह की वक्त है जब हमें आपातकाल का वक्त है, हमको वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। वैक्सीन बाहर से मंगाने की जरूरत पड़े तो मंगाइए, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। पहले तो ब्रिजेश जी एक्सपोर्ट बंद हो जाना चाहिए, वैक्सीन, इमरजेंसी ड्रग्स, वेंटिलेटर्स का, मास्क का, पीपी का, जिसके अंदर इतनी धांधलाबाजी, नकली सैनिटाइजर, नकली पीपी मास्क हो रहे हैं। कितने अस्पताल में अधिकतर डॉक्टर कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं। 782 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। और अब जब सेकेंड वेव आएगी अगले 2-3 महीने में, तो हम सब लोगों को बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि वेंटिलेटर भी आ जाए तो पीछे चलाने वाले लोग कहां से आएंगे। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि सख्त एक्शंस लिए जाएं। और बिल्कुल, और उसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, कोई मामूली चीज नहीं है कि एक दिन में कोई वेंटिलेटर चला लेगा। थैंक यू मैडम। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुकी है लखनऊ से। जूही सिंह जी, लखनऊ में जहां आप मौजूद हैं उस शहर में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आज भी तकरीबन 4000 केसेस आए हैं, वो भी तब जब जांचें नियंत्रित हैं। यहाँ प्राइवेट लेबोरेटरीज़ में जांच बंद हैं, सरकार की सरकारी जांच नियंत्रित है, अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा है और जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनको भी सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिल रहा है। अस्पताल में बेड बढ़ाने की बजाय शमशान घाट पर लाशों को जलाने के प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाई गई। ब्रिजेश जी, सारे तथ्य आप बहुत विस्तार से बता चुके हैं, सबकी बात मैंने सुनी। केवल जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ना कि जनता लापरवाह हो गई है, तो डॉक्टर वेद प्रकाश और मैडम भी तो ट्रैफिक जैम में थे ना, आप भी किसी काम से निकले थे, आप भी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, जिम्मेदार लोग हैं। हमारे नेता क्या कर रहे थे? जनवरी में पहली दस्तक दी थी कोरोना ने भारतवर्ष में, तब से हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया कि ऐसी वेव आएगी। नए बेड हमने नहीं बताए। पीएम केयर, सीएम केयर में कहा जा रहा है कि संसाधन नहीं है, तो हमें नहीं पता था कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी। यही हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर ले। सरकारी संसाधन हमने क्यों नहीं बढ़ाए? एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध है? नगर निगम, अगर आपका इलेक्ट्रिक शवदाह जो इस्तेमाल होता है कोविड पेशेंट्स को जलाने के लिए, एक खराब क्यों था और अचानक ईंटें बजाकर आप बता रहे हैं, वो भी जब पब्लिक प्रेशर और आप जैसे लोगों ने ब्रिजेश जी इस मुद्दे को उठाया तो आपने प्लेटफॉर्म कहने को बना दिया। वो मैं प्लेटफॉर्म देख रही थी। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? साथ ही सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? आपने बार बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, हम भी अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज में क्या ये मैसेज दे रहा है प्रधानमंत्री कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है? नहीं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज में जाकर क्या बता रहे हैं कि हमें हार्वर्ड की एक रिपोर्ट जिसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, उसने बताया कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा कोविड का हैंडलिंग किया। तो आप क्या मानती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कोविड का सामना की विपत्ति को हैंडल कर पाई अथवा नहीं कर पाई? ब्रिजेश जी, कर पाई या नहीं कर पाई ये बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी तो ये बड़ी विपत्ति सामने है। हमारी जो भी आवश्यकता हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के खिलाफ इस समय कोई मुहिम चलाने का कोई मतलब नहीं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो स्वयं लखनऊ से हैं, हालात लखनऊ के कितने खराब हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद उससे मुखातिब हैं और खुद उसको देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। ये चूक कैसे हुई सरकार से कि आप सेकेंड वेव का इतना भयानक हमला होगा, आपके पास कोई तैयारी नहीं थी, विशेष तौर पर राजधानी लखनऊ में? और दूसरी जो सबसे ख़राब बात है कि प्राइवेट लेबोरेटरीज़ में आप जांचों को प्रभावित कर रहा है प्रशासन। कई प्राइवेट लेबोरेटरीज़ ने या तो काम बंद कर दिया या जांचें नहीं कर रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। ब्रजेश जी, मैंने आपके सारे कंसर्न सुने और वो कंसर्न्स, आपके कंसर्न्स और हमारे कंसर्न्स एक साथ हैं। कई बार रात में 2-2:30 बजे तक हम भी हॉस्पिटल्स में बेड्स के लिए एक दूसरे के मदद की दरकार के लिए लगे रहते हैं। इसलिए मैं किसी रिपोर्ट के किसी अंश के ऊपर जिसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस और एनाटमी करने के लिए कोई तर्क कुतर्क नहीं करता।
मैं एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आज कई मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों से बात हुई और उसमें डॉक्टर सूर्यकांत भी थे, और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश ने कोई रिजल्ट किया, मैं किसी हार्वर्ड की रिपोर्ट को नहीं जानता, मैं उस हार्ट की रिपोर्ट को जानता हूं, दिल की बात को, जो डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर वेद प्रकाश IMA की अध्यक्षा महोदया या इनके सरीखे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया, जिससे हम फर्स्ट वेव को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। तो मैं उनके एफर्ट्स को कहीं पर भी नीचे लाने का काम नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव बातें आई कि चकगजरिया के अंदर जो कैंसर हॉस्पिटल है उसको, जैसे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि बेड की कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए, और उसमें एरा वगैरह में L3 के लेवल के ऊपर भी ले जाने की बात हुई है। कई और हॉस्पिटल्स में भी है। तो इतने समय से ये विपत्ति थी, तब तक सो रहे थे, अब आपको एरा और कैंसर हॉस्पिटल की याद आई है? नहीं, कोई सो नहीं रहा था, सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जिस तरीके से वायरस म्यूटेट किया है। एक मिनट खेल रही अरे थी ब्रिजेश जी, 2020 का मैच चल रहा था। कोई 2020 का मैच नहीं चल रहा था। मैं इनमें से किसी से पूछता हूं, कोई मेडिकल एक्सपर्ट बताएगा 385 दिन से बैठक करते हो, बैठक के नाम पर क्या कर रहे थे? इसकी किसी को क्या कर रहे थे बैठक के नाम पे? मेडिकल साइंस के अंदर क्या कर रहे थे बैठक के नाम जर्मनी पे? से लेटेस्ट लोग रिपोर्ट मर रहे हैं सड़कों पे। जो वैक्सीनेशन प्रोसेस और है, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं पॉजिटिविटी नोट पे बात करूं, ये आपकी पॉजिटिविटी है? कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बजाय शमशान पे आप लोग चिताएं जलाने के लिए प्लेटफॉर्म बढ़ा रहे हो। एड्रेस करना इसको आपकी ये योग्यता कोई बताते मजाक का हो? विषय नहीं है। कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट, कोई भी वेलफेयर स्टेट आदमी की आखिरी आखिरत के लिए, उसके अंतिम राइट्स के लिए सम्मान के साथ काम करे, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर वो कर रही है तो इसमें कोई नैतिक जिम्मेदारी मजाक का विषय नहीं है। एक नैतिक जिम्मेदारी सुनो जी, बताएं। पद्मश्री स्वागत। और इस देश के महान इतिहासकार योगेश प्रवीण जी की आज इसी लखनऊ में मृत्यु हुई। 2 घंटा घर में तड़पते रहे, उनको एम्बुलेंस लेने नहीं आई। आप नैतिकता की बात करते हैं यहाँ पे? मैं कह रहा हूं की बात किसी भी स्तर पे अगर किसी एक केस में भी कोई लेचेस हुई है तो वो तर्क कुतर्क का विषय नहीं है। इतिहासकार कमी है तो देश स्वीकार दुनिया की के जानी जाने माने चाहिए, उस पे व्यक्ति, आगे काम किया कोई जाना आम चाहिए। आदमी नहीं थे वो। आम आदमी तो सड़क पर मरने हर को इंसान मजबूर की है। जान की कीमत आपका है। जिलाधिकारी वीडियो स्टेटमेंट देता है कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। नहीं, जिलाधिकारी के स्टेटमेंट को मैंने सुना, वो ABP न्यूज का आधा अधूरा स्टेटमेंट नहीं, मैंने पूरा सुना। उन्होंने कहा डॉक्टरों से कि आप कुछ भी कीजिए, आइसोलेशन करिए, किसी तरह ट्रीटमेंट कीजिए, जिलाधिकारी का बचाव करने के लिए आपको नहीं बिठाया। लोग मर रहे हैं, उसका एक टैगलाइन पकड़ लेना कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, आगे बोलूं मैं, डीएम को कैसे योगेश प्रवीण मैं इस बैशिंग के पक्ष में नहीं हूं। 2 घंटे क्यों नहीं उनको एम्बुलेंस मिली? मैं उसके तथ्य को पता कर रहा हूं कि क्यों योगेश प्रवीण जी के केस में कहां एम्बुलेंस के अंदर क्या कमी रह गई, और जब तक मैं ना पता कर तैयारियों की बात कोई राजनीतिक बयानबाजी के लिए दूसरी बात सुनिए। आप चलिए भैंसा कुंड, मैं आपको दिखाता हूं। डिबेट के बाद चलेंगे या तो कल सुबह चलिए। आज ही चले। आप सुनिए, अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने तक का एम्बुलेंस शव वाहन 12,000 रुपया ले रहा है। वहां पर अगर चिता जलानी है कोविड पेशेंट की तो 7,500 रुपए की लकड़ी ले लीजिए, 600 रुपए जलाने का, 750 रुपए सफाई करने का, लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था की है नगर निगम ने, अगल बगल के जिलों की सफाई व्यवस्था की है। आम आदमी मेरी आज भी जा रहा है। कमिश्नर से सुन बात हुई, लीजिए मैं पूरी खुद भी बात, गया। बीच में बोलिए मत, लकड़ी की सुन लीजिए कोई कमी पूरी नहीं है। बात। अगर आम आदमी मर जा रहा है तो उसको 20,000 रुपया तो सिर्फ सम्मान से अंतिम संस्कार के लिए चाहिए, और आप कह रहे हैं कि मैं पूछूं ना सवाल? ये हालात सवाल पूछे, आपने सवाल उत्तर प्रदेश के भीतर कोई आपत्ति नहीं, ये आपका इंतजाम है, कोई आपत्ति नहीं। आप खूब सवाल पूछे, तर्क क्यों ऐसा हुआ? आपने कहा प्राइवेट लैब्स में ऐसा क्यों हुआ? गई, किस प्राइवेट लैब में रोकी गई? कौन सी प्राइवेट लिस्ट मैंने लखनऊ की सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज की मैं आपको बता रहा हूं। प्राइवेट लैब्स के एक भी प्राइवेट लेबोरेटरीज में नाम गिनाऊं आपको? आपने रोक के रखा है। किसने रोका? आप प्रशासन से रोक के रखा है, नाम लेके प्रशासन ने रोक के रखा है। प्राइवेट लैब्स में अधिकारी डराते हैं, धमकाते हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट, मेरे पास 500 से ज्यादा कंप्लेंट रखी प्राइवेट है लैब्स की अलग, जिसमें अधिकारी डरा और धमका रहे हैं, जिनमें जांच चल रही है। सैंपल और मैं कलेक्शन आपको आपने घर मकान से बंद नंबर कर के दिया। साथ बता सकता हूं जिन्होंने प्राइवेट लैब्स में जांच कराई और उनकी मैं तो समझता था कि आप रिपोर्ट आई है। लखनऊ के नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर अपने सकता हूं। फर्ज का निर्वहन करेंगे। आप जिस शहर में आपने बरसों राजनीति की, आज उन्हीं की आंख में धूल झोंक रहे हो। कोई धूल नहीं झोंक रहे। आप जानते हो 2 बजे रात तक आपसे भी बात हुई है। इस बात अगर किसी को कहीं पर जरूरत रही है, बल्कि मैं तो इस बात का भी पक्षधर हूं कि आप अगर डायलिसिस के लिए अलग से व्यवस्था करनी है तो उन्हीं हॉस्पिटल्स में डायलिसिस की भी व्यवस्था हो। आपको मालूम है ये लगातार मैंने प्रयास किए, और मैं प्रयास को गिनाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई आंख में धूल नहीं झोंक रहा।
ऑलराइट, डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हम वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज पता चला, हालांकि सोर्सेज के हवाले से अभी भारत सरकार ने कंफर्म नहीं किया है, स्पुतनिक को अप्रूवल मिल रही है, जो रसिया की वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिलने वाली है, ऐसी संभावना है। तो क्या आपको लगता है कि हम वैक्सीन का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? भाई ये जीवन का प्रश्न है ना, कहाँ से आ रही है वैक्सीन, कहाँ जाएगी, ये बात की बात है, किस देश की है, ये बात का विषय है। पहले हम अपनी जिंदगी बचाएं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए, जहां तक वैक्सीन प्रोडक्शन की बात है, दुनिया की 60% का वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है और इंडिया को वैक्सीन हब माना जाता है। लेकिन एक साथ इतने बड़े डिमांड में कभी एक समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा मेन जो वैक्सीनेशन रहा है वो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन का रहा है, और अगर हर्ड इम्यूनिटी हमें इस देश में पैदा करनी है तो हमें लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगानी है। बाहर से जरूरत है, 100 करोड़ जिंदगी बचाइए सर। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का मतलब है कि हमें 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज चाहिए, और 200 करोड़ वैक्सीन जो है वो इतनी आसान संख्या नहीं है। हमारे पास 2 प्रोडक्शन हाउस हैं जो अभी कर रहे हैं, और सबसे पहले जैसे ही आज मुझे खबर मिली कि स्पुतनिक को अप्रूवल दिया जा रहा है, मैंने आपको सबसे पहला व्हाट्सएप आप ही को किया। जी, मुझे सबसे ज्यादा आप चिंता रहते हो, मैंने कहा थोड़ा सा आपका जो डर है, जो मतलब जो लोगों का कंसर्न है, मैं डर नहीं कहूंगा, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जो आपकी एक तरह से कंसर्ननेस है, उसको मैंने थोड़ा सा पैशनेट वो लुक देने के लिए मैंने तुरंत व्हाट्सएप किया। नहीं, अब मुझे आपका संदेश मिला, मैंने पढ़ा भी, स्पुतनिक की रिसर्च भी मैंने पढ़ी, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ थी। पर मैं ये मानता हूं कि देश दुनिया भर में करीब 13 जो और वैक्सीन बनी है, भारत सरकार विचार करे। जी, मेरा एक सुझाव है, बाहर से जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए ना। देखिए, मैं आपके चैनल पे अक्सर सुझाव देकर जाता हूं, आज भी मेरा एक सुझाव है। आज भी मेरा सुझाव है कि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन बड़ी कॉस्टली है, उनकी जो लॉजिस्टिक है -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको रखना और ट्रांसपोर्ट, ये सब बड़ी कठिन है। लेकिन हमारे देश में कम से कम 5 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास ये अफोर्डेबिलिटी होगी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो आप उनको सीधे उनको ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए, मॉडर्ना जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको अवेलेबल कराइए। मुकेश अंबानी से लेके अडानी जो हैं, ये इस वैक्सीन को लगवा लें, कृपया नॉन वैक्सीनेटेड ना रहें। अरे मैं भी आपसे पैसे लेके अपने लिए लगवा लूंगा। 15 दिन में वैक्सीनेशन हो सकता है भाई, आपको किसी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये लोग सक्षम लोग हैं। I do agree with you। मैं आपसे संपूर्णतः सहमत हूं, दे सकते और पूरा पैनल आपसे सहमत होगा। मैं आपको ये आपको मैं सुझाव देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के लेके भारत सरकार के माध्यम से, कि भाई कम से कम कर दीजिए, आज ही कल में फाइजर और मॉडर्ना की बुकिंग कर दीजिए। कम से कम ये जो आंकड़ा 10 करोड़ पे हमारा अटका हुआ है, ये 5 करोड़ तो और आगे बढ़ जाए, रातों रात 15 करोड़ हो जाए। हमें आप अभी चुनौती 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस की है, इतनी आसान चुनौती नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज दिन भर मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर इसी पेस से, अरे हम 30 लाख डोज लोड लगा रहे हैं, कब बहुत बढ़ते हैं तो कभी हम 35-37 लाख हो जाते हैं। हमारी कैपेसिटी जो है वो करीब 80-90 लाख डोज लगाने की है। हमें इस कैपेसिटी को बिल्डअप करना होगा, नहीं तो इस पेस से अगर हम लगाते रहे 10 साल लग तो 2.7 वर्ष मिनिमम 2.7 वर्ष लग जाएगा टीकाकरण करने में, और तब तक क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जान सकता है। ओके, वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं सर डिबेट में। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लखनऊ, प्रयागराज, काशी और कानपुर, इनके क्या हालात हैं, सिचुएशन कैसी है, उसके मुकाबले तैयारियां कैसी हैं, जांच, अस्पतालों में भर्ती, और जिन लोगों की मृत्यु हो जा रही है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसा चल रहा है? देखिए, तबाही का मंजर है, और शायद ऐसी कल्पना या ऐसा दृश्य हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। डॉक्टर साहब बता रहे थे, कभी आया था, हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, तब शायद मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था। दुर्भाग्य इस बात का है कि 2 साल के रिसर्च में जो वैक्सीन खोजी गई, 19 से ये चल रहा है महामारी, और वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रही। जिसने लगवाई उस पर भी दोबारा ये हमला कर रहा है। आपने जो 3-4 शहरों का नाम लिया, ये वाकई में यहाँ पर लोग तिल तिल को मरने को तैयार हैं, मरने की स्थिति है। ना तो बेड मिल पा रहा है, ना सीएमओ ऑफिस वहाँ पर वर्क कर रहा है, ना लोगों को, रोज अस्पताल में कहा जाता है बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन मिल किसको रहा है भगवान जाने। किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत। अब जब आते हैं आप, तो भैंसा कुंड पर जलाने के लिए 100 को 7,500 रुपया कम से कम खर्चा होना है। ये वहाँ पर स्थिति बन रही है। तो इतना महंगा क्रिमिनेशन होता जा रहा है। आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए तो लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है। ये लखनऊ
का जो प्रशासन है शायद इसने हाथ पैर ढीले कर दिए हैं या इसने लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है और आप मैसेज भी कर दीजिए तो उस मैसेज को खोलकर वो देखते तक नहीं है कि कहीं इसका क्या करना है। हो सकता है उनके पास हजारों मैसेज आ रहे हों। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही की हालत खराब है, वो भी एडमिट हैं। कई आईएएस अफसरों को एम्बुलेंस नहीं मिली, 6-6 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। दीपक त्रिवेदी राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका मामला सामने है। अनिल गर्ग वेंटिलेटर पर हैं, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव सिंचाई है। कितने लोग मौत से जूझ रहे हैं, तमाम सारे लोग आईएएस अफसरों को हालत खराब है। योगेश प्रवीण जी की मृत्यु हो गई, कितनी दुखद बात है। लखनऊ का एक बहुत बड़ा साहित्यकार, जानकार, इतिहासकार आज हमारे बीच से चला गया और वेंटिलेटर और एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से। एम्बुलेंस आने में देर क्यों हो रही है, 4-4, 5-5 घंटा क्यों लग रहा है, ये सब चीज़ें सरकारी व्यवस्था चरमराने की ओर संकेत कर रही हैं। सरकार कहती है कि हम 1.5 लाख टेस्ट रोज करेंगे, लेकिन आप अभी टेस्ट के लिए बोलिए 2-2 दिन टेस्ट नहीं हो पाता, और टेस्ट होगा तो 2-2 दिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाती। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, केजीएमसी, लोहिया, सिविल, पीजीआई, मेयो, प्राइवेट से लेके इंटीग्रल, हेरा, कहीं भी, और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनमें तो और बुरी स्थिति है। सरकार कहती है हमने बड़ी व्यवस्था कर दी है, लेकिन इनके अधिकारी अपने सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने को तैयार नहीं हैं। इनके मंत्री भी अपने सरकारी अस्पतालों में भर्ती नहीं होना चाहते, वो सब प्राइवेट अस्पताल ढूंढते हैं। कोई कहता है मेदांता मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, नहीं दिल्ली चलो। तमाम लोग जो आंकड़ेबाजी के खेल में उलझे हुए हैं। लखनऊ में 5000 तक पहुंचने की उम्मीद थी, आज 3800 केस आया, लेकिन आज देश में 900 लोग मरे हैं। बीरेन जी, ये प्राइवेट लेबोरेटरीज का क्या चक्कर है, उन्होंने जांचें क्यों कंट्रोल्ड कर दी हैं? देखिए, सरकार जैसे जब बात आई कि साहब बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो डीएम ने अपना मैसेज कर दिया, भाई जांच कम करो, और जांच कम होगी तो रिपोर्ट कम आएगी। ये रिपोर्ट 3800 क्यों आई आज लखनऊ में, जब रोज बढ़ रहा था 4000, 4500, 5000, तो आज 3800 कैसे हो गया? साफ है कि जांच कम हो रही है, और आप जांच कम करके आप पॉजिटिव की संख्या घटाते जाइए, हाहाकार नहीं मचेगा। अरे भाई, बेड नहीं है तो स्टेडियम को बनाओ अस्पताल, जो विदेशों में हुआ, जो देश के कई राज्यों में हो रहा है। बड़े बड़े मैदान को अस्पताल बनाइए, बेड बनाइए, बेड तो दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर तो दीजिए, सांस तो कम से कम। संक्रमण घट रहा है कि शमशान घाट पे लाशें किसकी जल रही हैं इतनी कि 80-80 प्लेटफॉर्म बनाने पड़ रहे हैं? ये कब्रिस्तान में कौन दफनाए जा रहे हैं इतनी ज्यादा? ये अधिकारी बता रहे हैं पुतला जलाया जा रहा है, आदमी नहीं। ये देखिए, आज इस प्रदेश में जो दावे थे सब फेल हो गए हैं, और ये लोग खाली अमित पुरी जी बैठे हैं, इनको क्या है, इनको कोरोना से कोई डर नहीं है। और भाई हम लोग जब जिंदा रहता है आदमी तब जमीन के लिए भटकता है, और जब मर जाता है तब जमीन के लिए भटक रहा है। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है। ये चुनाव पर नहीं बोलते हैं, ये बेड की कमी पर नहीं बोलेंगे, ये लोग एडमिट नहीं हो रहे हैं, इनके पास सैकड़ों शिकायतें, सिफारिशें रोज आती हैं, कितने का लोगों को ये एडमिट करा रहे हैं। हमें नैतिकता बता रहे थे अभी। नहीं, लोग पैदल चले, लोग भूखे रहे, लोग सड़क पे ना निकले, रोजगार बंद कर दे, लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था ना रहे, लेकिन आप शिकायत ना करिए। और मैं इसी डिबेट पे इनको चुनौती दूंगा अभी आपसे बात के बाद, कि मैं 3 लोगों के नाम दूंगा जिनको सिम्टम है, जो 24 घंटे से उनकी जांच नहीं हो रही है, और मैं पुरी जी को जिम्मेदारी दूंगा कि वो 2 घंटे में उनकी जांच करवाएं, और नहीं कराएंगे तो टीवी पे चलाएंगे हम लोग। बोलिए बीरेन जी। अच्छा, इनसे अगर ये कहा जाए कि भाई अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो खाएंगे क्या, उनका वो रोजगार कैसे करेंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा? तो घर से ना निकलो तो भूखों मरोगे, और बाहर निकलो तो कोरोना से मरोगे। तो ये अजीब और विचित्र स्थिति जो बनाई गई है, इसको कौन आके संभालेगा? भाई, लखनऊ में मंत्रियों की, अफसरों की कोई एक ऐसी टीम खड़ी करिए कि जो कम से कम किसी की सिफारिश पहुंचे तो उसका लोकेशन ले कि इनको बेड मिला, 4 घंटा 10 घंटा हुआ कि नहीं मिला। तो टीम 11 क्या करती है?
वो टीम 11 क्या करती है बाहर आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। और वो उसमें से कितने तो रिटायर, बताया नहीं आपसे, जो संन्यास ले चुके हैं वो खिलाड़ी खेल रहे हैं वहाँ। ये तो 11 में भाई जिनके कंधे में खुदा ही दर्द है और कमर में, वो दूसरे क्या इलाज करेंगे, वो अपनी जान बचाने में लगे हैं। आज 100 के करीब स्टाफ केजीएमसी में संक्रमित है। तो ये तमाम सारी समस्याएं जनता के सामने हैं। लोगों को भाई आप स्टेडियम को, बड़े बड़े मैदानों को अस्पताल में बदलिए। बलरामपुर आपने बनाया, आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तब इनको याद आई कि यहाँ पर तो कोई कैंसर हॉस्पिटल भी चक गजरिया में है, चलो वहाँ भी बेड कुछ खोला जाए। लेकिन ये उसको थोड़ी स्वीकार करेंगे। जी बीरेन जी कंक्लूड करें। बहरहाल एक चर्चा है बड़ी, आप करते हैं कोविड पे, कि ये लेबर को, गरीब तबके को कोरोना नहीं होता है और नहीं हो रहा है। मुसलमानों में भी ये चर्चा है कि मुसलमान को कोरोना नहीं होगा। क्या सच्चाई है आज पूछिएगा डॉक्टर सूर्यकांत से। हम तो बोलेंगे तो शायद कुछ और निकले। नहीं, आप तो धैर्य रखें। हाँ, तो जो हमारे साथी या जो हमारे परिवार के लोग, हमारे परिचित बीमार हैं, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं। कि किसी को प्यार की सच्चाई मार डालेगी और किसी को दर्द की गहराई मार डालेगी, और जो बच गया तो उसे तन्हाई मार डालेगी। और जाते हो तो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, और जब याद हम आ जाएं तो मिलने की दुआ करना। बस दुआ ही अपने हाथ में है अब। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपको क्या लगता है कि लखनऊ के लिए या प्रयागराज के लिए, काशी के लिए, कानपुर के लिए क्या आपातकालीन प्रबंध सरकार को तत्काल प्रभाव से करना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल जो टेस्टिंग को जो कैपेसिटी है आरटीपीसीआर की, उसे बढ़ाने के लिए काम हो भी रहा है और लगातार उस पर एक्सपेंशन का काम हो रहा है। और जो संख्या है बेड्स की, इसको भी बढ़ाना है। लेकिन सबसे पहले जो एनफोर्समेंट है प्रिवेंशन का, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे से हम लोगों को आगे लाना चाहिए। और पिछली बार भी बात हुई थी, यदि इसमें अगर जो वीकेंड का जो कर्फ्यू है, अगर उसके लिए विचार होता है तो अभी बहुत सारे एक्सपर्ट सामने हैं। मैं कहता हूं कि सब लोग इस पे अपना दें कि 36 घंटे का अगर कर्फ्यू वीकेंड में हो सकता है तो उस पर विचार करने के लिए सरकार। डॉक्टर दीपाली, आपकी क्या राय है कि हम इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वो भी तत्काल प्रभाव से? तत्काल प्रभाव से डॉक्टर साहब ने भी बहुत ही सॉफ्टली कहा कि 36 घंटे का कर्फ्यू, मुझे लगता है वो तुरंत लागू करना चाहिए। मैडम, वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी थोड़ी सी समस्याओं को समझिए आप, वो एक मर्यादा से बंधे हुए हैं। तो जी बिल्कुल, और हम सारे ही डॉक्टर्स का थोड़ा सा ना सॉफ्ट सुशील सा बिहेवियर होता है। हम आपके चैनल के द्वारा डरा नहीं रहे हैं, मगर ये वक्त वाकई ही बहुत डरने का है और ये लंबा चलेगा। भारतीय लोग भूले ना कि ट्यूबरकुलोसिस और कोरोना सेम स्टाइल से फैलता है। पूरी दुनिया में टीबी कंट्रोल हो गया, हमारे पास वैक्सीन आ गई सालों पहले, फिर भी इंडिया से सबसे ज्यादा मौतें होती आई हैं ट्यूबरकुलोसिस से। तो कोरोना लंबा चलने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत तो नहीं है। इसको एक आदत बना लीजिए, ये हमारी दिनचर्या में होना चाहिए कि कपड़े का हम मास्क पहनेंगे, मास्क हम आज जो पहनेंगे वो कल नहीं पहनेंगे, दूसरा कपड़ा लगाएंगे, परसों हम आज वाला पहन सकते हैं। ये सब हमारी दिनचर्या के अंदर होना चाहिए। और सरकार से रिक्वेस्ट ये है कि तत्काल जो हमारे पास जितनी जगहें हैं, बड़े मैदान हैं, वहां पे सर्विसेज दें ताकि कुछ आइसोलेशन भी हो सके। जिन लोगों के पास 10-10 लोग घर में रहते हैं और आइसोलेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे ये चक्री बहुत लंबी चलेगी और हमारी पीक अभी नहीं आई है। पीक आने में 3-4 महीने लग सकते हैं, ये बहुत लंबा चल जाएगा। इसलिए सरकार को बहुत सख्ती से फास्ट एक्शन लेने चाहिए। ओके, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव खुद कोरोना पेशेंट रही हैं, बहुत सीवियर कंडीशन में रही हैं। ईश्वरीय कृपा है कि वो हम सब के बीच हैं। इन्होंने बहुत बुरा वक्त खुद भी देखा। मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब ये बहुत गंभीर बीमार थी, वेंटिलेटर पर आईसीयू में बहुत लंबा वक्त इन्होंने कोरोना संक्रमण की वजह से गुजारा। ये अपने अनुभव को दर्शकों से साझा करेंगी और बताएंगी कि ये कितनी घातक बीमारी है जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं कोरोना को लेकर। डॉक्टर रमा, गो अहेड प्लीज। जी,
हाँ, आप ये सच कह रहे हैं कि 22 दिन तक मुझे आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट में रहना पड़ा। मैं वेंटिलेटर पे तो नहीं गई थी, लेकिन बहुत तकलीफ झेली, तरह तरह की परेशानियां झेली, और लेटे लेटे भी मैंने करीब 20-25 मरीज देखती रहती थी। वो मेरा ऑब्जर्वेशन था। और जब मैं बोलने लायक हुई तो मैं उनके अटेंडेंट्स को भी सलाह देती थी कि आप लोग सावधान रहिए, ये प्रिकॉशंस लीजिए। कोरोना जैसी भयानक बीमारी से ग्रस्त लोगों का आप लोगों के लिए तो मैं ये अनुरोध करूंगी कि कुछ वीडियो क्लिपिंग्स बना लीजिए कि कैसे मरीज एक एक सांस के लिए तरसता है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसता है, और जीवित बच जाना तो बस ईश्वर ही की कृपा मान सकते हैं, और डॉक्टरों की मेहनत, टीम की मेहनत, ये सारी बातें, अपना विल पावर, बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो वीडियो क्लिपिंग्स कम से कम सामने तो आए लोगों के, कि वो समझें कि कोरोना से ग्रस्त मरीज कैसे, उसकी वास्तविक सच्चाई क्या होती है, एक एक सांस के लिए तड़पते हैं, वो झेलता है। बिल्कुल एक एक सांस के लिए तड़पते हैं। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, मैंने मरीज भी देखे हैं, और खुद पे तो जो झेला है वो मुझे जूही सिंह जी, आप क्या सरकार को और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होने के नाते सुझाव देना चाहेंगी कि इस संक्रमण को रोका जाए, लोगों की तकलीफ कम किया जाए, जो सीवियर कंडीशन में है कम से कम उनको एडमिट तो किया जाए? ब्रिजेश जी, एडमिट करना चाहिए। अगर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, जो बहुत पहले बढ़ जाने चाहिए थे, कठिनाई ये थी कि हमने मान लिया था और सभी ने मान लिया था, सरकार ने भी, कि संक्रमण खत्म हो गया है। इस वजह से दिसंबर से टेस्टिंग कम हो गई थी। उनको तो बेड उपलब्ध कराएं। टेस्ट करने के बाद जो संक्रमित निकलेंगे उनको हम कहाँ ले जाएंगे, उनको क्या चिकित्सा मुहैया कराएंगे। जरूर चक गजरिया में आज कैंसर हॉस्पिटल का अधिग्रहण आपने किया है और उसको चालू किया, अच्छी बात है। और भी ऐसी जगह हैं। साथ ही हमें अभी नहीं चालू किया मैम, डॉक्टर्स बैठे हैं, अभी तो कागज पे अधिग्रहण हुआ है। नॉन कोविड रोगी जी अब कर दे तो जल्दी से अच्छा है, क्योंकि पीक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति ऑलरेडी बहुत खराब है। और वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो अभी 6% लोगों को बस वैक्सीन लगी है। वो तो अलग बात है कि 2 डोजेस के बाद भी कुछ लोगों को हो जा रहा है, उसके अन्य कारण होंगे, हो सकता है एंटीबॉडीज न बनी हो, लेकिन आपको वैक्सीन तो तेजी करनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर सूर्यकांत की बात से सहमत हूं। जो इसको पैसा देकर के वैक्सीन लगवा सकता है वो बिल्कुल पैसा देकर लगवाए, और सरकार गरीब लोगों को और जनमानस को, जिनके लिए ये उनको फ्री में उपलब्ध कराइए, सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा तो अमित पुरी, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि टेस्टिंग आसान हो उनके लिए, उनके सैंपल घर से कलेक्ट किए जाएं, जिनकी हालत गंभीर है उनके लिए आप बेड उपलब्ध कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध कराएं, जिन्हें वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन की जरूरत हो उन्हें मिले, और जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो जा रही कम से कम सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो। आपकी सरकार ये कैसे इंश्योर करेगी? इस पूरे सिस्टम के अंदर सरकार एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चल रही है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अवेयरनेस, शवदाग्रहों के व्यवस्थाओं के अंदर उसका अपग्रेडेशन, हॉस्पिटल्स के लेवल के ऊपर L1, L2, L3 के अंदर L3 के ऊपर फोकस ज़्यादा है, क्योंकि उस तरह की सिचुएशंस आने में L3 के हॉस्पिटल्स ही रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण करना या जो भी मैकेनिज्म है उसके माध्यम से उसको कोविड की परिधि के अंदर लाना, इस तरह के तमाम तर प्रयासों के अंदर सरकार लगी हुई है। मैं आपसे केवल एक ही निवेदन कर रहा हूं, हमारे आपके बीच में कोई वन अपमैनशिप का गेम नहीं है। आप भी वही चिंताएं कह रहे हैं, मैं भी वही चिंताएं कह रहा हूं। फर्क यह है कि आज की तारीख में हम उस जवाबदेह दिशा में बैठे हैं, इसलिए सवाल हमसे होंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सवाल होने चाहिए। लेकिन आइए मिलकर के, मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि भारत समाचार एक हेल्पलाइन अपनी शुरू करे इस तरह के केसेस के लिए। हम एक दूसरे को चुनौती देने के लिए नहीं है। नहीं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप मेरे दोस्त में, मैं क्यों चुनौती दूंगा? मैं हेल्पलाइन शुरू कर दूंगा। हाँ। और पेशेंट आएंगे तो उनको एडमिट करा दोगे? प्रयास हम सब मिल करके करेंगे ना। प्रयास क्यों भाई? अरे हम ही अकेले नहीं है ना, डॉक्टर सूर्यकांत यहाँ पर बैठे हैं, तमाम तर सरकार आप हो, देखिए डिपार्टमेंट के जो दिमाग से जब आप निकाल देंगे कि सरकार 51 और 49 के खेल पे बनती है, लेकिन जिंदगी 51 और 49 के खेल पे नहीं। सरकार बनाने के लिए तो 51 चाहिए, 51 और 49 पे बनती है। मरीज को भर्ती कराना है तो ये 51-49 की बात करने लगेंगे। इतनी दोहरी बातें क्यों करते हैं? मैं दोहरी बात नहीं कर रहा हूं। इसी लखनऊ शहर में आपको राजनीति करते हुए 38 साल हो गया। आप क्या जवाब देंगे लखनऊ की जनता को? लोग पूछेंगे आपको। हाँ ठीक है,
मैं जानता हूं रात में 2-2 ढाई बजे तक लोगों के ऑक्सीजन के लिए, तमाम वेंटिलेटर्स के लिए, तमाम चीजों के लिए फोन आते हैं। और जितना संभव है मैं लगातार मैं कह सकता हूं कि तो क्या तैयारी है आपकी सरकार की? ढाई बजे तक मैं अमित पुरी की आलोचना नहीं कर रहा, तुरंत रिस्पॉन्ड किया। मैं अमित पुरी की आलोचना नहीं कर रहा, आप उसको दिल पे क्यों ले रहे हैं? मैं तो आपकी तैयारी की बात कर रहा हूं कि आपकी तैयारी व्यवस्थाएं आगे अच्छी बननी चाहिए, जिससे आम मानवीय की जिंदगी के अंदर जो आसानी हम दे सकते हैं वो हमको देनी चाहिए। वो पक्ष और विपक्ष का विषय सर, टेस्टिंग को लेकर डॉक्टर सूर्यकांत जी हमें क्या तत्काल अप्रोच की आवश्यकता है? क्योंकि कौशाम्बी के रूरल एरिया से लेके, गांव से लेके लखनऊ के पॉश लोकेलिटी तक ये वायरस फैल चुका है। और हम करते क्या है, सिर्फ एंटीजन टेस्टिंग करते हैं, जो मेरी नज़र में एक फेक है, टेस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। देखिए ब्रजेश जी, 1 वर्ष की आपकी डिबेट से जुड़ने के बाद मैंने ये सीखा है कि हम और आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैं एक सिर्फ चिकित्सक ही नहीं, इस देश का एक सिंसियर सिटीजन भी हूँ। यस सर। और उस नाते मेरी बिल्कुल चिंता है, आपकी चिंता है, और हम सब लोग कंसर्न हैं। मेरी जो सेवाएं आप ले सकती हैं, मेरी जो सेवाएं सरकार ले सकते हैं, सिस्टम ले सकता है, ये आपकी सहृदयता है, उसके मैं तैयार हूं। मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब ये लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने हमसे कहा कि 75 जिलों में हम वेंटिलेटरी यूनिट्स और वेंटिलेटरी टीम तैयार करना चाहते हैं। इन 75 जिलों की टीम को आप एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दीजिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 24 घंटे में अंदर मॉड्यूल बनाकर और 75 जिलों के सीएमओ के साथ, डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी उस समय डायरेक्टर थी, उनके साथ बैठ के इसी विकास भवन से, और मैंने एक दिन में सबको मॉड्यूल। सर, इस बार तो एक्सपर्ट्स को पूछा भी नहीं जा रहा है सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, तो इस समय जो जरूरत है वो, जैसा मैं तो कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के शब्दों को ही उठा लीजिए, डॉक्टर सूर्यकांत के शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, उनकी सलाह की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाइए, तो टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट में सामाजिक सहभागिता होनी चाहिए, तो वो भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो अभी तक क्राइटेरिया है कि 94% जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आता है, आदमी अस्पताल की तरफ भागता है। तो हॉस्पिटल में जो लेवल 3 के हॉस्पिटल हैं, जहां पर वेंटिलेटरी बेड खाली नहीं है, वहीं पर केवल ऑक्सीजन, क्योंकि 90% और 94% के बीच में वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिन मरीजों का सैचुरेशन 94 और 90 के बीच में है, वो वेंटिलेटरी बेड के अलावा केवल ऑक्सीजन बेड रहे हैं। ऑक्सीजन गेम चेंजर है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ानी है। वेंटिलेटर को बढ़ाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन को बढ़ाने में टाइम नहीं लगता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बढ़ाना होगा, तभी हम जान बचा पाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि शमशान में घटेगी संख्या, तभी घटेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी सिंसियरिटी के साथ कार्यक्रम देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब कार्यक्रम में दी हुई सीख और कोरोना के नियमों का पालन ज़रूर करेंगे, ताकि स्वयं सुरक्षित रहें, समाज, परिवार और अपने देश को सुरक्षित रखें। ये देश बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।